गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक अपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे हम, फ्रूट प्रोडक्शन। उसमें लगभग जो टोटल 12 फ्रूट थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हॉर्टिकल्चर का ही चैप्टर है। पिछले सेशन में मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि हॉर्टिकल्चर का ही कंटिन्यू करेंगे अपन। ये चैप्टर है फलोद्यान प्रबंधन, ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। कोई भी बगीचा लगाते हैं, देखो फलोद्यान का मतलब क्या होता है, जिसमें फलों के पौधे उगाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसमें ध्यान में रखना है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, टोटल 4 पॉइंट है। इस चैप्टर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स में बता देता हूँ कौन कौन से हैं, फिर बाद में एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। देखो, पहला पॉइंट है फलोद्यान की स्थापना। फलोद्यान की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। फलोद्यान की स्थापना, ये चैप्टर है, ये चैप्टर का पहला पॉइंट है फलोद्यान की स्थापना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रतिकूल मौसम की दशाएं। प्रतिकूल मौसम की दशाएं एवं प्रतिकूल मौसम की दशाएं एवं उनके बचाव। तीसरा पॉइंट रहेगा इस चैप्टर में अफलन की समस्या। चौथा पॉइंट रहेगा फलोद्यान में पादप वृद्धि हार्मोन्स का उपयोग। पूरे चैप्टर को इन 4 सब टॉपिक्स में क्लासिफाई करेंगे अपन। ठीक है, बांटेंगे। पहला पॉइंट है फलोद्यान की स्थापना, सबसे बड़ा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट भी बढ़िया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रतिकूल मौसम की दशाएं एवं उनके बचाव। कई प्रतिकूल मौसम की दशाएं हैं, उनके बचाव के बारे में पढ़ेंगे। अफलन की समस्या जो एक सामान्य और सबसे बड़ी समस्या है फलोद्यानों में, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पादपवर्धी हार्मोनों का उपयोग जो करते हैं, किस प्रकार करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, कौन से का क्या कार्य होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले फलोद्यान की स्थापना। देखो, फलोद्यान की स्थापना में भी अपन बात करें तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा स्थान का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ साइट। स्थान का चुनाव देखो, कई चीजें देखकर कर सकते हैं। वहां की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, वहां पर भूमि या धरातल की स्थिति कैसी है। ठीक है, वहां पर सिंचाई और जल निकास की व्यवस्था क्या है, यातायात की व्यवस्था क्या है, श्रमिकों की उपलब्धता है या नहीं है, आसपास में अपने जो उपज है उसको विक्रय करने तो आसपास में कोई मंडी या मार्केट है या नहीं। इन सब चीजों को इसमें देखा जाता है स्थान के चुनाव में। इन चीजों को देखकर ही स्थान का चुनाव किया जाता है। दूसरी चीज है उद्यान योजना, प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। उद्यान योजना में क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन फलोद्यान की स्थापना करने की सोचेंगे। अपने माइंड में ये विचार है कि अपन किसी फलोद्यान की स्थापना करेंगे, तो सबसे पहले अपन स्थान का चुनाव करेंगे। स्थान का चुनाव मैंने 5-7 चीजें बताई थी, उन चीजों के आधार पर अपन स्थान का चुनाव कर लेंगे। यदि स्थान का चुनाव कर लिया अपन ने, पूरा स्थान का चुनाव हो गया, अब उसमें अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उद्यान की योजना तैयार करेंगे कि किस जगह उस उद्यान में क्या रहेगा। फलोद्यान के लिए, फल वृक्षों के लिए जो स्थान रहेगा वो कितना रहेगा, कहाँ पर रहेगा। जो मात्र पौधे होते हैं, पेरेंट प्लांट, उनके लिए कहाँ रहेगा। खाद्य उर्वरक के जो गड्ढे होते हैं उनके लिए कौन सा स्थान रहेगा। ऑफिस के लिए कौन सा स्थान रहेगा। उसके चारों तरफ बाढ़ की कैसी व्यवस्था रहेगी। सिंचाई के लिए जो जल का स्रोत है वो कहाँ पर रहेगा। सड़कें और रास्ते कैसे रहेंगे। इन सभी चीजों के बारे में उद्यान योजना के अंतर्गत अपन देखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहेगा रेखांकन।
उद्यान योजना के बाद में उसको क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं। रेखांकन की कई विधियां हैं, अपने सिलेबस में 6 विधियां टोटल, ठीक है। रेखांकन मतलब फल वृक्षों को किस विधि के द्वारा लगाया जाता है। जैसे वर्गाकार विधि है, 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। आयताकार विधि है जिसमें 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। त्रिभुजाकार विधि है जिसमें 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये सारी विधियों की डिटेल आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है गड्ढे तैयार करना। देखो रेखांकन कर लिया अपन ने कि मान लो जैसे वर्गाकार विधि है या कोई सी विधि है, कोई भी सी विधि है, रेखांकन कर लिया, उनको जो जगह है वहां पर चिन्हित कर लेते हैं, फिर उनके गड्ढे तैयार करना, गड्ढे तैयार करते हैं वहां पर, ठीक है। जगह चिन्हित कर ली, उस जगह गड्ढे तैयार करते हैं, फिर पौधे लगाना। गड्ढे तैयार करने के बाद में कौन सा कार्य होगा, पौधे लगाने का कार्य होगा, पौधे लगाना, ठीक है। फिर लास्ट होगा सामान्य देखभाल। जब पौधे लगा दिए जाते हैं, पौधे उगे हुए हैं, तो उनकी सामान्य देखभाल किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो ये 6 पॉइंट है टोटल, इन 6 पॉइंट की चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले है फलोद्यान की स्थापना में सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, स्थान का चुनाव। स्टूडेंट्स, स्थान का फलोद्यान की स्थापना करते समय जो फल अपन लगाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्थान का चुनाव करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जो स्थान है उस स्थान की जलवायु कैसी है, उस स्थान की मृदा कैसी है, उस आधार पर अपन ये पता लगाते हैं कि वहां पर स्थान, उस स्थान के अकॉर्डिंग कौन सा फल लगाएं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। पहला है जलवायु, क्या देखेंगे, पहला है वहां की जलवायु। देखो जलवायु क्या है, अलग अलग शुष्क जलवायु के लिए अलग फल होते हैं, नम जलवायु या ठंडी जलवायु के लिए अलग फल होते हैं, आर्द्र जलवायु के लिए अलग फल होते हैं। तो ध्यान रखना है जलवायु के अनुसार फलों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करें शुष्क जलवायु है, तो शुष्क जलवायु में कौन कौन से फल वृक्ष उग सकते हैं, बेर उग सकता है, आंवला है, अनार, ठीक है, बील है। इन सबको शुष्क जलवायु में जहां पर अधिक तापमान होता है उन क्षेत्रों में इनको उगा सकते हैं, ठीक है। बात करें ठंडी जलवायु की, तो ठंडी जलवायु में जैसे सेब है, ठीक है, नाशपाती है, नाशपाती, इन सभी चीजों को अपन कहाँ लगाते हैं, ठंडी जलवायु में लगाते हैं। आर्द्र जलवायु है नमी वाली, ठीक है, जैसे आम है, आम को आर्द्र जलवायु चाहिए, नमी होनी चाहिए, उमस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जलवायु उस क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुसार फलों का चुनाव करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। बी पॉइंट की बात करें तो दूसरा है मृदा, सॉइल। मृदा, देखो मृदा में विशेष ध्यान दिया जाता है कि मृदा का पीएच मान सामान्य होना चाहिए। मृदा का पीएच मान विशेषता ध्यान दिया जाए तो 6.5 से 7.5 के मध्य जो पीएच मान होता है उसको अपन सर्वोत्तम पीएच मान मानते हैं। सबसे अच्छा मतलब किसी भी प्रकार का कोई फल है तो इस पीएच वाली मृदा में अपन इसको आसानी से उगा सकते हैं। यदि मृदा अम्लीय है तो मृदा के जो अम्लीय मृदा सुधारक होते हैं उनको काम में लेके उसको सुधारा जाता है पहले। यदि मृदा क्षारीय है तो क्षारीय मृदा सुधारक को काम में लेके उनको सुधार कर तैयार किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि मृदा की जो गहराई है, गहराई 2 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फल वृक्ष है वो फल वृक्ष बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें गहराई तक जाती है तो कम से कम 2 मीटर तो उनकी वो जो मृदा है वो होनी चाहिए। 2 मीटर तक कोई भी प्रकार की चट्टान या हार्ड चीज नहीं होनी चाहिए अंदर, ठीक है। बात करें तो इसके लिए उपजाऊ मिट्टी हमेशा उपयुक्त रहती है, ठीक है। उसके अलावा जो बलुई दोमट मृदा है वो सर्वोत्तम मानी जाती है सभी फलों के लिए। बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना पीएच मान सभी फल वृक्षों के लिए 6.5 से 7.5 अच्छा माना जाता है, ठीक है, सर्वोत्तम माना जाता है। गहराई कम से कम गहराई 2 मीटर रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उपजाऊ रहनी चाहिए वहां की मृदा और बलुई दोमट मृदा रहनी चाहिए। तीसरा पॉइंट बात करें अपन तो तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें धरातल व स्थिति।
देखो जो भी जमीन या जो भी जिस स्थान का चुनाव कर रहे हैं आप, वो धरातल सदैव समतल होना चाहिए। ऐसे नहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन में मृदा कटाव वगैरह ज्यादा होता है। तो हमेशा क्या होता है, धरातल हमेशा समतल रहना चाहिए, समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। यदि वो उबड़ खाबड़ है तो उसको विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा समतल कर दिया जाता है। दूसरी चीज, जंगली जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे नहीं होने चाहिए, ठीक है, जंगली जो खरपतवार वाले पौधे होते हैं, बड़े पौधे, वो नहीं होने चाहिए। स्थिति की बात करें तो जो भी स्थान, जिस स्थान का चुनाव कर रहे हैं उस जगह यातायात यानी कोई भी वाहन है वो जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके आसपास में, आसपास के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र होना चाहिए, जिससे जो भी उत्पाद बनता है वहां पर उत्पादित होता है उसको आसानी से बेचा जा सके। ये चीज भी अपन ध्यान में रखते हैं, ये चीज ध्यान में रख के भी स्थान का चुनाव करते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट नंबर डी पॉइंट रहेगा, सिंचाई एवं जल निकास। अपन स्थान के चुनाव में ही पढ़ रहे हैं। डी पॉइंट, सिंचाई व जल निकास। देखो इसमें क्या होगा, सिंचाई व जल निकास, सिंचाई व जल निकास की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि फल वृक्ष जो होते हैं उनको बाकी फसलों की अपेक्षा या बाकी दूसरे प्रकार की फसलों की अपेक्षा पानी की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होगी तो सिंचाई का प्रबंध अपने को पूर्णतया करना पड़ेगा। सिंचाई का प्रबंध मतलब या तो भूमिगत जल उपलब्ध होना चाहिए या कोई नहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सतही जल है तो वो उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरी चीज, जल निकास। जल निकास क्या होता है, जल निकास सिंचाई करने की, जो सिंचाई है उसका जस्ट विपरीत चीज है। जल निकास में जो अनावश्यक जल होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को जल निकास बोलते हैं, ठीक है। तो जल निकास के लिए भी उसमें आसपास में खुली जगह होनी चाहिए, जिससे उसका जो वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है बगीचे में, उसका निकास प्रॉपर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि भाई जमीन बहुत नीची है, आसपास का पानी आके उसमें इकट्ठा हो रहा है और अपने पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके अलावा जो सिंचाई करने की विधि है उसमें जैसे ड्रिप सिंचाई विधि काम में लेनी चाहिए, क्योंकि फलोद्यान में सबसे बेस्ट विधि है। फव्वारा विधि काम में लेते हैं अपन, फव्वारा विधि। पुराने टाइम में अपन सतही विधि होती है, एक सतही विधि की एक विधि है, सतही विधि की एक विधि है थाला विधि, जो फलोद्यान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये विधियां अपन काम में लेते हैं, ठीक है। ये था डी पॉइंट, स्थान के चुनाव में डी पॉइंट, मतलब इन चीजों को देख के भी अपने को स्थान का चुनाव करना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अन्य सुविधाएं, ई मतलब अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाएं, अन्य सुविधाओं का मतलब है कि वहां पर यातायात व आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। यातायात पूर्णतया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई उबड़ खाबड़ जगह, कोई जंगल के बीचों बीच अपन ने स्थापित कर दिया, वहां पर कोई यातायात का प्रबंधन नहीं है। क्योंकि जो बिक्री करते हैं अपन, कोई भी खाद्य उर्वरक लाते हैं, कोई बीज लाते हैं, तो यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए। दूसरी चीज, श्रमिकों की व्यवस्था, श्रमिकों की उपलब्धता, श्रमिकों की आसपास में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न कार्य जो करवाए जाते हैं बगीचों में, निराई गुड़ाई है, पौधों की कटाई है, पानी डालना है, खाद्य उर्वरकों का छिड़काव है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रमिकों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, ठीक है। उपज की बिक्री हेतु, उपज की बिक्री के लिए आसपास में मार्केट होना चाहिए, ठीक है, मंडियां होनी चाहिए या बड़े बड़े जो मार्केट होते हैं वो होने चाहिए। तो इन 5 चीजों को अपन ध्यान में रख के किसी स्थान का चुनाव करते हैं, ठीक है। इस फलोद्यान की स्थापना में सबसे पहला पॉइंट है स्थान का चुनाव पढ़ रहे हैं अपन। स्थान के चुनाव में मैंने 5 चीजें बताई है, इन 5 चीजों को ध्यान में रख के मद्देनजर रखते हुए अपने स्थान का चुनाव करते हैं। क्लियर? मान लो ये चीजें सही है सारी, स्थान का चुनाव अपन ने कर लिया, बाद में क्या करना है अपन अपने को, इसका दूसरा पॉइंट रहेगा। कौन सा था दूसरा पॉइंट? उद्यान योजना, ऑर्चार्ड प्लानिंग, ऑर्चार्ड प्लानिंग। देखो उद्यान योजना में प्लानिंग करेंगे, स्थान का चुनाव कर लिया, मान लो ये स्थान है,
ये स्थान है, ये इसमें मुख्य सड़क भी है, यहां पर मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है, आवागमन की सुविधा है, आसपास में मार्केट भी है, सिंचाई की उपलब्धता भी है, ये स्थान है। ठीक है, प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में क्या क्या चीजें देखी जाती है। देखो प्लानिंग में सबसे पहले देखा जाता है, ए पॉइंट रहेगा बाड़ लगाना। सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपन क्या लगाते हैं, बाड़ लगाना, फेंसिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, बाड़ लगाते हैं, चारों तरफ बाड़ लगाते हैं। कंटीले जो तार होते हैं उनका उपयोग करके चारों तरफ क्या की जाती है, बाड़ की जाती है। या कंटीले तारों के अलावा यदि जो कांटे वाले वृक्ष होते हैं उनको उगाकर भी बाड़ कर सकते हैं अपन। ये लो, अपन ने कंटीले तारों के द्वारा यहाँ पर बाड़ कर दी है। चारों तरफ सुरक्षा के लिए सबसे पहले बाड़ की जाती है। ठीक, बाड़ हो गई। अब क्या करना है, दूसरी चीज प्रारंभिक तैयारियां, बी भूमि की प्रारंभिक तैयारियां, भूमि की प्रारंभिक तैयारियां। देखो भूमि की प्रारंभिक तैयारियों में क्या रहेगा, जैसे ये जो खेत था ये सिलेक्ट किया अपन ने, इसमें कोई कंकड़ पत्थर पड़े हैं बड़े, मान लो कोई ऊंची नीची जगह उसको समतल करना है, तो ये सारे काम अपने को करने पड़ेंगे। प्रारंभिक तैयारियों में इसको समतलीकरण करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़े वृक्ष है उनको काटना पड़ेगा, कोई खरपतवार उगे हुए हैं उनको काटना पड़ेगा। ठीक है, समतल करना है। क्लियर, ये होती है प्रारंभिक तैयारियां। सी पॉइंट होता है वायुरोधी वृक्ष, वायुरोधी वृक्ष लगाना। देखो वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं, सदैव ध्यान रखना है उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए। देखो अपन डायग्राम बनाते तो ऊपर की साइड उत्तर मानते हैं, पश्चिम, उत्तर पश्चिम साइड। ये उत्तर है, उत्तर दिशा है ये ऊपर वाली। ये देखो ऐसे मानते हैं NWES, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की ओर अपने को क्या करने हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाने। जैसे जामुन होता है, नीम होता है, बबूल होता है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होती है उनको इस वायुरोधी वृक्ष के रूप में लगाना चाहिए। देखो वायुरोधी वृक्ष करते क्या कार्य है, इनका कार्य क्या है, सर्दी ऋतु में, सर्दी में उत्तर दिशा से आती है शीतलहर। क्या आती है, शीतलहर। ये जो उत्तर दिशा है इसे शीतलहर आती है। पौधों को, जब पौधे छोटे होते हैं या जब पौधे मतलब अल्प विकसित होते हैं, पूरे विकसित नहीं होते, छोटे आकार में रहते हैं, उस टाइम में शीतलहर के कारण पौधे नष्ट होने के कगार पर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, उत्तर साइड में अपन वायुरोधी वृक्ष लगा देंगे तो क्या होगा, वायु वहां पर ही रुक जाएगी और आगे उसका आवागमन पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज जो अपन पश्चिम दिशा में लगाते हैं, ग्रीष्मकालीन दिनों में देखते होंगे आप आंधियां चलती है, ग्रीष्मकालीन दिनों में आंधियां चलती है और आंधियों की जो दिशा होती है वो पश्चिम दिशा होती है सदैव। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा से आने वाली जो आंधियां हैं उन आंधियों से बचाव के लिए क्या करेंगे, आंधियां वैसे गर्म हवाएं होती है जिनको आंधियां बोलते हैं, आंधियों से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, पश्चिम दिशा में इसमें वायुरोधी वृक्षों की एक कतार लगा दी जाती है, जिससे इधर जो फल वृक्ष उगे हुए हैं उन फल वृक्षों पर कोई नुकसान न हो। क्लियर। फिर बात करते हैं, अगला डी पॉइंट है इसमें, सड़क व रास्ते। सड़क व रास्ते। देखो जो उद्यान लगा रहे हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों से कनेक्टिविटी के लिए अपन सड़क और रास्ते बनाते हैं। बीचों बीच मुख्य सड़क होती है, मुख्य सड़क की चौड़ाई सदैव ज्यादा रखते हैं। देखो ये बीचों बीच मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की चौड़ाई ज्यादा रखेंगे, ये मुख्य सड़क है। अब अपन क्या करेंगे, इसको मान लो ऐसे यहां से छोटी छोटी और सड़कें निकाल देंगे, ये लो
इस प्रकार। ये सड़कें हो गई, ठीक है, ये सड़कें बना दी, ये पूरा उद्यान था, 6 जगह अपन ने सड़कें बना दी, पगडंडियां भी बना सकते हैं छोटी छोटी बीच में और पूरे स्थान को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये इतनी पर्याप्त है। अभी ये मुख्य सड़क बोलेंगे, ये सहायक सड़कें बोलेंगे, छोटी रहेगी। मुख्य सड़क हमेशा आकार में बड़ी रहती है और सहायक सड़कें छोटी रहती है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, सिंचाई की नालियां, ई पॉइंट, सिंचाई की नालियां, सिंचाई की नालियां, सिंचाई व जल निकास की नालियां कह सकते हैं। देखो सिंचाई की नालियां, आप यदि बूंद बूंद सिंचाई काम में ले रहे हो तो बूंद बूंद सिंचाई के दौरान प्रबंधन करना पड़ेगा, सिंचाई की नालियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें सिंचाई की नालियां जहां पर, कहाँ बनाओगे सिंचाई की नालियां, हर एक जगह नहीं बनानी अपने को, जहां पर फल वृक्ष लगा रहे हैं वहां पर सिंचाई की नालियां बनानी है, उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं आवास व कार्यालय, ABCDEF, आवास व कार्यालय, आवास व कार्यालय बनाया जाता है, ध्यान रखा जाता है आवास व कार्यालय को सदैव जो मेन गेट होता है अपना उसके पास में बनाते हैं। ये लो आवास व कार्यालय अपन ने बना दिया, यहां पर आवास व कार्यालय बनाया गया है, ठीक है। एक उद्यान का रेखांकन किया है, इस उद्यान के रेखांकन को तरीके से समझते हैं। देखो ये मान लो ये मुख्य द्वार है, ये मेन गेट है, यहां पर ये मेन गेट है, ये मेन गेट है, ये आवास व कार्यालय रहेंगे। इस साइड में मान लो फलोद्यान लगा रहे हैं अपन, ये फलोद्यान लगा रहे हैं यहां पर, यहाँ के जो क्षेत्र रहेंगे इतने इतने क्षेत्र में अपन फलोद्यान लगा रहे हैं, ये लो फल वृक्ष उगा रहे हैं, मतलब ठीक है, इस क्षेत्र में भी फल वृक्ष उगा रहे हैं। ये 4 बाग है वो फल वृक्ष वाले हो गए। इस क्षेत्र में अपन क्या करेंगे, इस क्षेत्र में आवास के लिए रह गया, ऑफिस के लिए रह गया, ठीक है, ये ऑफिस आवास वगैरह रह जाते हैं। बात करते हैं इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, खाद्य एवं उर्वरक बनाने के लिए भी कई शेड बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोई मान लो कोई लोन लगाना है अपने को, ठीक है, अनेक प्रकार के खाद्य एवं उर्वरक भंडारण के लिए भी कोई बनाने हैं। यहाँ पर मान लो सिंचाई के लिए, सिंचाई का जल स्रोत है, यहाँ पर कोई कुआं ट्यूबवेल है, जो भी XYZ वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई अपन पशुपालन भी साथ में करें तो पशुपालन या मात्र पौधे उगा सकते हैं, मात्र पौधे, कोई दूसरी नस्ल के पौधे, कोई छोटे जो नर्सरी के लिए जो छोटे पौधे तैयार करते हैं, नर्सरी मान लो ये नर्सरी है, छोटे पौधे तैयार करने के लिए स्थान हो गया, ठीक है। ये रेखांकन हो गया। देखो मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क जिससे कनेक्टिविटी रहेगी बाहर के बाजार तक अपनी, ये मेन रास्ता हो गया, ये सहायक रास्ते हो गए, यहाँ पर फल वृक्ष लगाएंगे चारों भागों में, ये ऑफिस वगैरह कार्यालय वगैरह हो गया, सारा रेखांकन हो गया पूरा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं अपन क्या, उद्यान योजना, ठीक है। उद्यान योजना कर ली अपन ने, उद्यान योजना में जो पॉइंट थे मैंने समझा दिए। अब अपन बात करते हैं अगला पॉइंट, रेखांकन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट रहेगा रेखांकन। देखो क्या रहेगा, रेखांकन, लेआउट, ठीक है। मैंने उद्यान का अभी डायग्राम बना के समझाया था, उसमें से एक भाग है, ये भाग है, इसमें अपने को क्या करना है, उद्यान लगाना है। इस भाग में क्या करना है, उद्यान लगाना है। देखो हमेशा ध्यान रखा जाता है जब रेखांकन करते हैं तो रेखांकन में ये ध्यान रखा जाता है कि जो दूरी रखी जाती है पौधे से पौधे की दूरी, जैसे अपन बात कर रहे हैं आम की, आपको आम का बगीचा लगाना है, आम में 10 × 10 मीटर दूरी पौधे से पौधे की दूरी रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आम में यदि 10 × 10 मीटर दूरी है तो आपको करना क्या है, पहली जो लाइन रहेगी वो कुल दूरी की आधी दूरी पर लगानी है अपने को। ये लो, ये उसकी बाउंड्री है, मान लो ये पौधा है, तो पहला पौधा, ये जो दूरी रहेगी यहाँ की दूरी वो रहेगी 5 मीटर, कितनी रहेगी, 5 मीटर दूरी रहेगी, ठीक है।
ध्यान रखा जाता है, ये नियम होता है कि जब बाढ़ के पास में या जो बाउंड्री है उसके पास में कोई भी पौधा लगा रहे हो, उस पौधे को, प्रथम पौधे को आधी दूरी पर रखा जाता है। बाद में जैसे इधर जो दूरी रहेगी वो 10 मीटर रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी इधर 10 मीटर है, इधर 10 मीटर है। ये जो दूरी है ये 5-5 है, इधर भी 10 है, ये लो 10 10। इस प्रकार अपन रेखांकन करते हैं। रेखांकन का तात्पर्य ये है कि पौधे कहाँ लगाने हैं, उस जगह को चिन्हित करना है अपने को। ठीक है, देखो ये दूरी है, ध्यान से समझना, ये है, ये समझे। ये जो मैंने डार्क सर्किल किए हैं, यहां पर अपने को पौधे लगाने, ये चिन्हित करनी है जगह नाप चौक करके। जैसे 10 × 10 मीटर था, तो ये जो दूरी रहेगी 10 × 10 मीटर रहेगी चारों में, समझ रहे हो। एक वर्ग बन रहा है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, वर्ग बन रहा है, मतलब ये विधि कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार विधि हो जाएगी। आगे समझाऊंगा मैं इसके बारे में, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये चीज है कि बाढ़ से जो प्रथम कतार अपन प्रारंभ करते हैं, पहला जो पौधा होता है वो बाढ़ से आधी दूरी पर होता है। यहाँ पर भी आधी दूरी रहेगी 5 मीटर, ठीक है, ये भी 5 मीटर है, मतलब बाढ़ से आधी आधी दूरी पर पौधे दूरी पर लगाए जाएंगे। बाकी जो दूरी रहेगी वो पौधे से पौधे की दूरी जो भी है वो लगाई जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें पढ़ते हैं रेखांकन की विधियां। रेखांकन की टोटल 6 विधि है, ढंग से समझना इनको। रेखांकन की कितनी विधियां हैं, कुल 6 विधियां हैं। देखो, ए पहली विधि वर्गाकार विधि। कौन सी विधि, वर्गाकार विधि, स्क्वायर सिस्टम। वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि में वर्ग के समान। देखो इसमें क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी और L × L मतलब कतार से कतार की दूरी बराबर रहेगी। ये शॉर्ट में समझाने का तरीका है। इस विधि में क्या रहेगा, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी समान रहेगी। 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे। ये ध्यान लगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये लगा रहे हो आप दूरी पौधे से पौधे और कतार से कतार, ये पौधे से पौधे की दूरी है और ये कतार से कतार। देखो ये 2 कतारें हैं, पहली कतार और दूसरी कतार, ये तो 2 कतारें, और ये बीच में जो दूरी है वो पौधे से पौधे की दूरी है। ये कतार से कतार की दूरी हो गई, ये पौधे से पौधे की दूरी हो गई। ये दोनों यदि बराबर है, बराबर मतलब वर्ग बनेगा। ये 4 पौधे मिलकर क्या बनाएंगे, एक वर्ग का निर्माण करेंगे। वर्ग का निर्माण करेंगे मतलब वर्गाकार विधि हो गई है। क्लियर, सबसे सरल विधि है ये, सबसे सरल विधि, सबसे सरल विधि है। 4 पौधे मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, वर्ग का निर्माण करते हैं 4 पौधे मिलकर। अब देखो इसमें चारों साइड जगह बराबर है, तो इसमें जो भी अंतरासस्य क्रियाएं करते हैं अपन, अंतरासस्य क्रियाएं आराम से कर सकते हैं। अंतरासस्य क्रियाएं आराम सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, मशीनों का उपयोग भी आराम से कर सकते हैं, मशीनों का उपयोग भी इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वर्गाकार विधि, पौधे से पौधे की दूरी कतार से कतार की दूरी के समान होती है, दोनों बराबर है। जैसे अपन ने बात की थी 10 × 10, तो ये भी 10, ये भी 10 है, तो ये भी 10 ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सबसे सरलतम विधि है। 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का पता है आपको कि जिसकी चारों भुजाएं समान है उसको अपन वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अंतरासस्य क्रियाएं जो निराई गुड़ाई है, जो खाद है उर्वरक देने का काम है, वो सारी क्रियाएं अपन आराम से कर सकते हैं। कोई मशीनों का उपयोग करना है तो मशीनों का उपयोग भी बीच में आराम से कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगली विधि है दूसरी, बी आयताकार विधि। देखो समान ही है दोनों विधियां, थोड़ा सा अंतर है। आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। देखो वर्गाकार विधि के समान है, पौधे से पौधे की दूरी वर्गाकार के समान ही रहती है। ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी वर्गाकार के समान ही रहती है, परंतु कतार से कतार की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। ये सूत्र रहेगा इसका, पौधे से पौधे की दूरी वर्गाकार के समान रहेगी, लेकिन कतार से कतार की दूरी उससे थोड़ी ज्यादा होगी। देखो किस प्रकार,
जैसे मान लो पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10 × 10 थी, वर्गाकार में कितनी थी? 10 × 10 मीटर थी आम के लिए। आप आम का उद्यान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कतारें, ये पहली कतार है, ये दूसरी कतार है, ऐसे इस प्रकार चलती है कतारें, ये कतारें, ठीक है। तो जो ये पौधे से पौधे की दूरी है, देखो एक कतार में बहुत सारे पौधे होते हैं, पौधे से पौधे की दूरी इस वर्गाकार विधि के समान यहां पर यदि 10 है तो ये भी 10 ही रहेगी, ठीक है। एक ही फल वृक्ष की बात हो रही है आम की, कोई दूसरा लगा रहे तो दूसरी दूरी हो जाएगी। लेकिन कतार से कतार की दूरी 10 की अपेक्षा ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, 10 नहीं तो 12 होगी यहां पर। देखो इस प्रकार, ये लो, ये क्या बन गया? आयत बन गया। चारों भुजाएं इसकी समान नहीं, इसका मतलब ये क्या बन गया? आयत बन गया। ये लो, ये 12 मीटर रहेगी दूरी और ये 10 मीटर रहेगी, ठीक है। इसका तात्पर्य ये, इसमें भी क्या होता है? 4 पौधे मिलकर क्या करते हैं? 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण करते हैं, आयत का निर्माण करते हैं। 4 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक आयत का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें भी, इसमें अंतरासस्य व मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, आराम से सरलता से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये है 2 विधियां, क्लियर। बात करते हैं अगली विधि की। अगली विधि है इसमें त्रिभुजाकार विधि, ठीक है। देखो त्रिभुजाकार विधि क्या होती है? सी रहेगा त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगुलर मेथड। त्रिभुजाकार विधि, देखो त्रिभुजाकार विधि में सघन रोपण के लिए ये विधि काम में ली जाती है। इस विधि में क्या होता है, ढंग से समझना। पहली कतार के 2 पौधे, ये अपने बगीचा है, ये पहली कतार है, इस प्रकार लाइन मान लेते हैं अपन। ये 2 पौधे हैं। विशेष बात क्या है इस विधि कि इसमें 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। पहली कतार, ये पहली कतार है इस प्रकार, ठीक है। इस लाइन में पहली कतार रहेगी ऐसे, ठीक है। पहली कतार के 2 पौधे, प्रथम 2 पौधे दूसरी कतार का प्रथम पौधा, देखो ये दूसरी कतार रहेगी यहां पर। दूसरी कतार का प्रथम पौधा पहली कतार के प्रथम 2 पौधों के मध्य की सीध में होगा। ये लाइन ध्यान में रखनी है। ये देखो, दूसरी कतार का प्रथम पौधा पहली कतार के 2 पौधों, प्रथम 2 पौधों के मध्य की सीध में होगा। इस प्रकार 3 पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर दें, इसलिए इस विधि को क्या बोला जाता है? त्रिभुजाकार विधि बोलते हैं। इस प्रकार आगे लगते रहेंगे पौधे, ऐसे ये त्रिभुज बन रहे। तीसरी जो कतार, पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, ये जो कतारें होगी वो एक जैसी होगी, एक सीध में होगी, एक सीध में रहेंगे पौधे। दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, ये जो कतारें होंगी इनके पौधे एक सीध में रहेंगे। देखो पहली कतार ये थी। अपन तीसरी कतार की बात करें तो तीसरी कतार पहली कतार के समान आएगी इस प्रकार, ठीक है। फिर बात करें अगली चौथी कतार की, तो चौथी कतार किसके समान आएगी? दूसरी के समान आएगी। ये लो, इस प्रकार अपन पौधरोपण इसमें करते हैं। ये है त्रिभुजाकार विधि, क्लियर। सो आज अपन इतनी चर्चा करेंगे, बाकी जो इसकी 3 विधियां रह गई है वो अपन नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।